मैं डॉक्टर मंजू कंछल, सह आचार्य मीरा कन्या महाविद्यालय। आज हम एमए फाइनल के पेपर सेकंड में यूनिट 4 शुरू करेंगे और यूनिट 4 में जो प्रमुख रूप से हम अध्ययन करेंगे उसमें है उद्योग और उत्पादन प्रौद्योगिकी। उद्योग और उत्पादन टेक्नोलॉजी मध्यकाल के अंतर्गत क्या रही, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और उसमें प्रमुख रूप से जिसका अध्ययन किया जाएगा वो है कृषि उद्योग, वस्त्र उद्योग और उत्पादन के क्षेत्र में व्यापारिक वर्ग का क्या योगदान रहा और वस्त्र और कृषि उद्योग के अंतर्गत हस्त उद्योग किस प्रकार से उस काल में पल्लवित हुए। इन सब का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। उसमें आज हम सबसे पहले लेंगे कृषि का व्यवसायीकरण। यानी प्रारंभ में, मध्यकाल के प्रारंभ में, जैसा कि आप सबको विदित है, 2 काल इसके पाए जाते हैं, सल्तनत काल और मध्य काल, सल्तनत काल और मुगल काल। सल्तनत काल और प्राचीन काल के मध्य की जो कड़ी थी या पीरियड जो था, उसके अंतर्गत यदि हम देखें तो मध्यकाल में भारत का आर्थिक व्यवस्था का जो आधार रहा है वह है कृषि। और ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख रूप से कृषि के माध्यम से ही उत्पादन का कार्य किया जाता था और भू राजस्व ही राज्य की आय का प्रमुख स्रोत माना जाता था। अगर खेती में उत्पादन कम हुआ है तो इसका मतलब है भू राजस्व भी कम संकलित होगा, और उत्पादन अच्छा हुआ है तो भू राजस्व भी राज्य को अधिक प्राप्त होगा। सल्तनत काल का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि कृषि के उत्पादन में प्राचीन जो प्रणाली थी या परंपरागत जो प्रणाली थी वही पाई जाती थी। और उसके अंतर्गत यदि अध्ययन किया जाए तो उत्पादन में प्रमुख रूप से पशुओं की संख्या, यानी पशुओं की संख्या के अतिरिक्त एक और जो चीज़ हम देखते हैं वो है कि चरागाह क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में अधिक पाया जाता था, उत्पादित क्षेत्र कम पाया जाता था। और यह भी स्पष्ट था उस काल के अंतर्गत कि प्रत्येक घर में पशुओं की जो संख्या थी वो अधिक होती थी। अब पशुओं की संख्या अधिक क्यों होती थी, उसका प्रमुख कारण था कि पशुओं की खेती के लिए अत्यधिक आवश्यकता होती थी। और इसके अतिरिक्त जो खाद के लिए भी, कृषि खेती के लिए जो खाद बनाई जाती थी वो भी, उसके लिए भी पशुओं की आवश्यकता होती थी। इसके अतिरिक्त दूध, दही, घी की बहुलता भी पशुओं की संख्या पर निर्धारित होती थी। और इसी कारण से उस काल के अंतर्गत चरागाह क्षेत्र ज़्यादा हमें देखने को मिलता था, जिससे कि किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और ये पशु उनके जीवन यापन को समृद्ध बना सके। उसके पश्चात यदि हम देखें तो सल्तनत काल और मुगल काल के अंतर्गत इस स्थिति में परिवर्तन देखने को मिलता है। और अकबर के शासनकाल में राजस्व की स्थिति को सुधारने के लिए कृषि उत्पादन के स्वरूप में भी परिवर्तन किया गया और कृषि उत्पादन बढ़ाने, राजस्व नकदी के रूप में भुगतान करने के लिए, पूंजी के प्रसार के लिए किसानों को व्यावसायिक फसल की उपयोगिता का आभास कराया गया। और मुगल काल में हम देखते हैं कि अनाज के उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलती है हमें, और व्यावसायिक फसलों के उत्पादन में भी विस्तार हमें देखने को मिलता है। अगर हम परंपरागत फसलों और उत्पादन कार्य को देखें और साथ में ही हम ये भी लें कि उन फसलों का, परंपरागत फसलों का व्यवसायीकरण किस प्रकार से किया गया, तो हम ये पाते हैं कि जो परंपरागत अनाज
भारत में उत्पादित किया जाता था और उसमें से प्रमुख उत्पादन उस काल में जो किया जाता था वो था चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार आदि उत्पादित किया जाता था अनाज के रूप में। और ये जो अनाज है वो प्रमुख रूप से आसाम घाटी में, बंगाल, उड़ीसा, पूर्ववर्ती तटवर्ती क्षेत्रों में और इसके अलावा छोटे स्थानों पर कश्मीर में, बिहार में, अवध में, इलाहाबाद, खानदेश आदि क्षेत्रों में चावल उत्पादित किया जाता था। और विशेष रूप से यदि हम देखें तो गुजरात में दक्षिणी तटवर्ती क्षेत्रों में चावल का उत्पादन किया जाता था। धीरे धीरे चावल के उत्पादन में 18वीं शताब्दी में इसकी किस्म में सुधार किया गया और सिंचाई के साधन बढ़ाए गए, क्योंकि चावल को अधिकतर पानी की आवश्यकता होती है। तो सिंचाई के साधनों का भी विकास किया गया और उसके आधार पर चावल का उत्पादन बढ़ा। और हम क्या देखते हैं कि बाद में इसका व्यवसायीकरण भी किया गया और अच्छी किस्म का चावल पैदा किया जाने लगा। और लाहौर प्रदेश का एक उदाहरण हम इसके आधार पर ले सकते हैं कि नदियों के पानी से सिंचाई की जाने लगी, जिससे कि चावल की अच्छी किस्म उत्पन्न होने लगी। चावल के अतिरिक्त दूसरा जो अनाज है, आपके प्रमुख अनाज, वो है गेहूं। गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से यदि हम देखें तो गेहूं का उत्पादन उस समय कई प्राकृतिक क्षेत्रों में होता था और उसमें बंगाल, हरियाणा को प्रमुख रूप से लिया जाता था। और प्रारंभ में गेहूं जो था अपेक्षाकृत घटिया स्तर का होता था, लेकिन धीरे धीरे गुजरात में गेहूं की खपत और उत्पादन बढ़ने लगा और उसकी किस्म में भी सुधार किया जाने लगा। इसके अतिरिक्त ज्वार और बाजरा भी कुछ विशेष क्षेत्रों में उगाया जाने लगा। जब अंग्रेज भारत में आए, मध्यकाल में ही, मुगल पीरियड में जब अंग्रेज भारत में आए तो हम क्या देखते हैं कि पुर्तगाल, जैसा कि आपको विदित है कि पुर्तगाल भारत में सबसे पहले आए। तो पुर्तगालियों के आने के बाद और विदेशियों के भारत में आगमन के साथ ही हम देखते हैं कि उत्पादन में विभिन्न प्रकार की किस्में और विभिन्न प्रकार के फलों का भी उत्पादन किया जाने लगा और उत्पादन का व्यावसायीकरण प्रारंभ हुआ। एक उदाहरण हम फलों का ले सकते हैं जो कि प्रारंभ में पुर्तगालियों के द्वारा भारत में किया गया और 16वीं शताब्दी के अंत में ऐसे कई उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं जिसमें कि फलों का उत्पादन प्रारंभ किया और उसमें प्रमुख जो क्षेत्र माने गए वो है बंगाल, गुजरात आदि प्रदेश। अबुल फजल, मुगल काल में अबुल फजल ने कई फलों का वर्णन किया है जो कि भारत में उत्पन्न हुआ करते थे और उसमें प्रमुख रूप से अनानास का उल्लेख किया है। और ये कहा गया है अबू फजल के वर्णन में कि अनानास का सर्वोत्तम फल यहाँ देखने को मिलता है। और बाद में आगे आने वाले सालों में इसकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई और पपीते और काजू का उत्पादन भी पुर्तगालियों के द्वारा भारत में प्रारंभ किया गया। हालांकि इसकी जो प्रोग्रेस थी वो भारत में धीमी रही, लेकिन ये जो फल की किस्में थी वह अमीर वर्ग के बागानों में हमें देखने को मिलती थी। और बाद में अमीर वर्ग जब अपना स्वयं का उपभोग कर लेता था फलों का, उसके बाद इन फलों को उच्च वर्ग में भी इनकी जो डिमांड थी वो बढ़ती चली गई। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि इसका व्यावसायीकरण भी प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात कृषि के संदर्भ में हस्त उद्योग भी भारत में प्रारंभ हुए और मध्यकालीन के अंतर्गत हम देखते हैं कि ग्रामीण व्यवस्था में सामाजिक
और आर्थिक क्या आवश्यकता है, इस पर विचार किया गया और इसी कारण कृषि पर आधारित हस्त उद्योग और उनका उत्पादन, उन वस्तुओं का उत्पादन का क्रम साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में प्रारंभ हुआ और आगे आने वाली जो शताब्दियां थीं उनमें इस परिवर्तन की लहर स्पष्ट दिखाई देने लगी और उसके अंतर्गत परिवर्तन के कारण उत्पादन की मात्रा में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी और नवीन उद्योग धंधे व्यावसायिक दक्षता के साथ इस क्षेत्र में प्रारंभ हुए और इसका जो वर्णन हमें देखने को मिलता है कि व्यवसायीकरण किस प्रकार से कृषि का हुआ, हस्त उद्योग कौन कौन से इस काल में प्रारंभ हुए, तो उसमें मध्यकाल के जो प्रमुख इतिहासकार है अमीर खुसरो, इब्न बतूता, अल उमरी, और उन्होंने अपने लेखों में सल्तनत कालीन उद्योग धंधों, दस्तकारी की हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। इसी प्रकार से अबुल फजल आदि इतिहासकारों ने भी मुगल काल में कौन कौन से वस्तु उत्पादन या उद्योग पाए जाते थे इसकी जानकारी हमें प्रदान की है। इसके साथ ही जो विदेशी यात्री भारत में आए उन्होंने भी अपने यात्रा काल के अंतर्गत फारसी में और स्थानीय जो स्रोत थे उनको शामिल करते हुए हमें इन सब के बारे में जानकारी प्रदान की है। अब जो ये लघु उद्योग प्रारंभ हुए, दस्तकारी जो प्रारंभ हुई कृषि से संबंधित, उसको हम प्रमुख रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक क्षेत्र वह था, उत्पादन क्षेत्र वह था जो कि गांव वालों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। फिर उसके बाद दूसरा क्षेत्र वह स्थापित हुआ जिसमें उन वस्तुओं का, उन उद्योगों का उत्पादन किया जाने लगा जो कि शहरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। और जो शहरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, व्यावसायिक जो दस्तकार थे या दस्तकारी जो थी, उन वस्तुओं का जो उत्पादन था वो व्यवसाय के आधार पर किया गया और इसी कारण उस काल में विशेष हस्त उद्योग उस समय प्रारंभ हुए और उसमें प्रमुख रूप से ऐसे हस्त उद्योगों में जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए थे उनका अगर हम अध्ययन करें तो उसमें ले सकते हैं हम सुनार, लोहार, खाती, चमार, कुम्हार आदि। जो ग्रामीण वर्ग था वह दस्तकारी के कार्यों में दक्ष होने लगा और जब जहाँ वह रहता था उसकी स्थानीय मांग की पूर्ति हो जाती थी तो वह ऐसे वस्तुओं का निर्माण करता था जो कि बाजार में या शहरों में बेचे जा सकें और उसने अपने यहाँ पर स्थानीय लघु उद्योग खोलने प्रारंभ कर दिए। और उसका प्रभाव क्या पड़ा? उसका प्रभाव ये पड़ा कि मुद्रा का चलन बढ़ा, अर्थ का विकास हुआ और उसके विकास और विस्तार के कारण कृषि उत्पादन में परिवर्तन हमें देखने को मिला और धीरे धीरे इन गृह उद्योगों ने बड़े बड़े व्यवसायों का रूप ले लिया। अब इस प्रकार के जो दस्तकारी उद्योग थे वो हमें मुगल काल में अधिक देखने को मिलते हैं। उसमें कुछ उद्योगों का हम वर्णन करेंगे, व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन करेंगे जिनका उत्पादन व्यवसायीकरण की प्रगति को हमें दर्शाता है। और उसमें सबसे पहले हम लेंगे आटा उद्योग। और उसमें जैसा कि आप सबको विदित है कि भारत में कृषि के क्षेत्र में गेहूं की खेती बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। अब एक वह समय था जबकि गेहूं को घरों में ही परिवारों के द्वारा उसको पीसा जाता था और उस रोटी के माध्यम से उसको ग्रहण किया जाता था। अब धीरे धीरे शहरों में इसकी डिमांड बढ़ने लगी और
इसको एक गृह कार्य के रूप में अंगीकृत किया गया, जिसको हम कह सकते हैं हस्त उद्योग या व्यवसायीकरण, गृह उद्योग का व्यवसायिकरण। और इसके परिणाम हमें क्या देखने को मिले कि इसे बड़ी बड़ी विशालकाय आटा मिलें न होकर आटा व रोटी बनाने के लिए गृह उद्योग विकसित किए गए। और सूरत और अन्य जो बंदरगाह थे उनके आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ पर अनाज बड़ी मात्रा में पीसा जाने लगा और इनको व्यावसायिक दृष्टि से सैनिकों को और यात्रियों के लिए भी व्यवस्था की जाने लगी। और एक ये आटा उद्योग जो था वह एक सुसंगठित उद्योग के रूप में हमें दिखाई देने लगा। तो अब पहला जो काम हुआ वो था अनाज को व्यापारियों के द्वारा कृषि का किस प्रकार से व्यवसायीकरण किया गया और व्यापारियों ने इसके उत्पादन में किस प्रकार से योगदान दिया, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और इसके अंतर्गत सबसे पहले औरतों को किस प्रकार से इस उद्योग को पल्लवित किया गया, इसका वर्णन यदि हम देखें तो पहले औरतों को आटा पीसने के लिए कार्य सौंपा जाता था और अपने घर पर ही चक्की पर ये कार्य संपन्न करती थी। और चक्की पर जब ये संपन्न करती थी तो उसको धीरे धीरे गृह उद्योग के रूप में उन्होंने अपनाना शुरू किया। और गृह उद्योग के बाद में व्यापारियों के द्वारा इसको प्रोत्साहन दिया गया और विस्तृत क्षेत्र के रूप में हमें यह लघु उद्योग के रूप में दिखाई देने लगा। दूसरा उद्योग जो कि व्यावसायिक दृष्टि से या गृह उद्योग के रूप में वस्तु उत्पादन के साथ में पल्लवित हुआ वो था खांड उद्योग यानी चीनी उद्योग। अब चीनी उद्योग के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि चीनी किससे बनाई जाती थी। आप सभी को विदित है कि गन्नों से गुड़ बनाया जाता था और यहाँ जो किसान ग्रामीण जो किसान होता था वो गन्ने उगाता था और गन्ने से गुड़ तैयार करता था। पहले वह इसकी पूर्ति अपने स्वयं के लिए करता था और ग्राम के लिए करता था और उसके बाद में धीरे धीरे सल्तनत काल में यह शक्कर उद्योग के रूप में या खांड उद्योग के रूप में परिवर्तित होने लगा और यह वस्तु व्यापार के रूप में विकसित हुआ। इसका उदाहरण हमें इब्न बतूता ने दिया है और इब्न बतूता ने ये कहा कि जब वो कन्नौज में निवास कर रहा था तो उसने ये कहा कि कन्नौज आवास के समय उस काल के अंतर्गत उत्पादन में शक्कर का उल्लेख करते हुए कहा है कि यहाँ पर कन्नौज नगर में वस्तुओं का मूल्य बड़ा सस्ता था और कम था और शक्कर बड़ी मात्रा में उत्पन्न हुआ करती थी और शक्कर यहाँ उत्पादित करके दिल्ली भेजी जाती थी। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि शक्कर और खांड उद्योग का भी धीरे धीरे उत्पादन बढ़ता गया और एक ये गृह उद्योग के रूप में व्यावसायिक वस्तु उत्पादन के रूप में इसने अपना स्वरूप बदल लिया। शक्कर और खांड उद्योग का हम बंगाल में भी प्रयोग देख सकते हैं या बंगाल में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान था और मलाबार और अन्य क्षेत्रों से दिल्ली तक शक्कर का उत्पादन किया जाता था और इसकी विभिन्न प्रकार की किस्में पाई जाती थी और उसमें लाल भूरी किस्म वाली शक्कर और ये जो भूरी और लाल किस्म की जो शक्कर थी वो अहमदाबाद से प्राप्त होती थी। फिर बाद में हमें मिश्री का इसके अलग रूप दिखाई देने लगा और जो मिश्री का हम उपयोग करते हैं वो मिश्री का उत्पादन लाहौर उसके आसपास के क्षेत्रों में होने लगा। और उसके बाद में खांड जिसको हम बूरा देशी भाषा में कहते हैं उसका प्रयोग बढ़ गया और विदेशों तक
मुगल काल में इसका प्रयोग या निर्यात किया जाने लगा और कहा जाता है कि पुर्तगाली व्यापारी जिसका नाम बारबोसा था, उसने 16वीं शताब्दी में शक्कर के उत्पादन का वर्णन करते हुए लिखा है। वह कहता है कि यहाँ पर गन्ने से बड़ी मात्रा में अच्छी सफ़ेद शक्कर पैदा की जाती है और इसे किस प्रकार से दबाया जाए या निचोड़ा जाए, दानेदार इसको कैसे बनाया जाए, इस विषय में भी लोग सक्रिय थे। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि दूसरा जो उद्योग यहाँ पर विकसित हुआ वह था गुड़, शक्कर, बूरा और मिश्री। इस प्रकार का उद्योग कृषि क्षेत्र से होते होते उसका व्यावसायीकरण हुआ और ये बाहर पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों के लिए भी यह उत्पादन क्षेत्र उनको लाभान्वित करता रहा। इसके बाद हम लेते हैं तेल उद्योग। और तेल उद्योग भी वैसे प्राचीन पद्धति को यदि देखा जाए तो आप सबको विदित है कि तिल उत्पादित होता था वो घानियों के माध्यम से तेल निकाला जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसने भी व्यावसायिक रूप लिया और 14वीं से 16वीं शताब्दी के अंतर्गत हम देखते हैं कि शिलालेखों में जो ग्रामीण क्षेत्र में घानियों पर जो तेल निकाला जाता था उस पर कर लगने का जो हमें वर्णन प्राप्त होता है, मुगल काल में तेल निकालने में ये सारी चीज़ें परिवर्तित किस प्रकार की हुई इसका वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। और आप जानते हैं कि इस प्रकार का जो व्यवसाय करते थे या व्यावसायिक जो जाति थी उसको तेली कहा जाता था। और ये जो तेल की जो फसल होती थी, व्यावसायिक फसल, वह तिल व सरसों इसमें शामिल किया जाता था। और 18वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि विस्तृत मात्रा में तेल उद्योग या व्यापार, आंतरिक व्यापार यहाँ पर महत्वपूर्ण बन गया। इसी तरह से गृह उद्योग के रूप में नमक का उत्पादन किया जाने लगा, जो कि एक गृह उद्योग ने धीरे धीरे नमक उत्पादन ने व्यावसायिक रूप ले लिया। तो ये थे व्यापारिक वस्तुओं का उत्पादन, जो कि आंतरिक दृष्टि से जिसने व्यावसायीकरण किया और किसानों के द्वारा न केवल ये कृषि उत्पादन केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाने लगा, बल्कि अर्थ को बढ़ाने के लिए, धन बढ़ाने के लिए और आर्थिक विकास करने के लिए इसका व्यावसायीकरण भी किया गया और व्यावसायिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाने लगा। और व्यापारिक वर्ग ने इस प्रकार के उत्पादन में किसानों को प्रोत्साहित किया और उसमें बढ़ाने में सहयोग प्रदान किया। अब इसके पश्चात हम दूसरे वीडियो में हम देखेंगे वैदेशिक व्यापारिक वस्तुओं का उत्पादन, जो कि विदेशियों ने अपनी आवश्यकता के लिए कुछ उत्पादित वस्तुओं का व्यावसायीकरण किया। धन्यवाद।